अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है? प्रत्येक भाज्य संख्या प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त या गुणनखंडित किया जा सकता है। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड या कह सकते हैं यह अभाज्य गुणनखंड। क्या गुणनखंड? अभाज्य गुणनखंड के अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त या गुणनखंडित किया जा सकता है। यह अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। जैसे हम बात कर लेते हैं 18 के अभाज्य गुणन करें। 18 क्या है? भाज्य संख्या। इसके हम क्या करें? अभाज्य गुणनखंड 2, 9, 3, 3 और 1। ठीक है। सिमिलरली हम एक और संख्या ले लेते हैं, जैसे 18। वापस ले लेते हैं 18। 18 को अब पहले हमने किससे मल्टीप्लाई किया, किससे डिवाइड किया था? 2 से डिवाइड किया था। अब हम किससे डिवाइड कर लेते? 3 से। 3 छक्के 18, 2 तिया 6, 3 एकम 3। दोनों स्थिति में हम देखते हैं कि हमारे पास 18 के अभाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त होते हैं? 2 की घात 1 इंटू 3 की घात 2। अब इसमें हम देखते हैं कि 18 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? 3 इंटू 2 इंटू 3, 3 इंटू 2 इंटू 3, 3 दूनी 6, 6 तिया 18। हम देखते हैं कि इनका क्या हो रहा है? क्रम परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे सब हमने किससे डिवाइड किया था? 2 से, और यहाँ पर हमने किससे डिवाइड किया था? 3 से। पर वैल्यू क्या है? सेम है। तो ये कह रहा है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या कौन सी होती है? वे संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिनमें एक के अलावा स्वयं का भाग जाता है। एक का भाग तो सब में जाता है, उसके अलावा बात कर रहा है कि उसी संख्या का स्वयं में भाग जाता है, तो वे संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। जैसे हम बात करते हैं 2 का भाग 2 में जाएगा, 3 का भाग 3 में, फिर 5, फिर 7, फिर 11, ऐसे संख्या है। तो हम देखते हैं कि हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या प्राप्त हो रहा है? 2, 3। ठीक है। तो ऐसे हमें और भी संख्या देख लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं कर लेते 20 की। 10, 5 दूनी 10 और 1। तो हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या क्या प्राप्त हो रही है? संख्या 2 और 5। 5 भी क्या है? एक अभाज्य संख्या। 2 भी क्या है? अभाज्य संख्या। 3 भी क्या है? अभाज्य संख्या। तो ये कह रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम क्रम ऊपर नीचे हो सकता है।
पर इसका मान तो क्या आएगा, यही आने वाला है। इसको हम लिखना चाहते तो क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 की घात 2, 2 × 3 की घात 2। अगर इसको लिखना चाहे तो हम क्या लिखेंगे, 2 की घात 2 × 5, 2 की घात 2 × 5। और यदि हमसे पूछ ले 18 और 20 का क्या ज्ञात करो, एचसीएफ क्या ज्ञात करो, एचसीएफ, या फिर हमसे पूछ ले कि क्या ज्ञात करो, एलसीएम ज्ञात करो, तो 18 का अभाज्य गुणनखंड होते हैं 2 की घात 1 × 3 की घात 1। सिमिलरली 20 के भाज्य गुणनखंड होते हैं 2 की घात 2 × 5 की घात 1। जब हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं, जब हम क्या ज्ञात करते हैं, एचसीएफ ज्ञात करते हैं, तो इन दोनों संख्याओं के कॉमन अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं। तो हम देखते हैं कि 18 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 × 3, और 20 का अभाज्य गुणनखंड है 2 की घात 2 × 5। हम देखते हैं इन दोनों में कॉमन क्या है, 2। अब हम देखेंगे कि इनमें सबसे छोटी घात, तो 2 की सबसे छोटी घात क्या है, 1, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2। सिमिलरली अगर हमसे पूछ ले कि इनका क्या ज्ञात करो, एलसीएम, जब हम एलसीएम बात करते हैं तो क्या करते हैं, इनके सभी गुणनखंड, कौन से गुणनखंड, सभी गुणनखंड। जैसे हम बात करते हैं 2, तो 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, फिर 3, फिर 5। अब हम इनकी देखेंगे सबसे बड़ी घात, तो 2 की सबसे बड़ी घात 2, 3 की सबसे बड़ी घात क्या है, 1, 5 की सबसे बड़ी घात क्या है, 1। तो इनका अभाज्य गुणन हो जाएगा 60, इनका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 60। 2 की घात 2 मतलब 4, 4 का गुणा 3 से होगा 12, और 12 का गुणा 5 से होगा तो क्या हो जाएगा, 60। तो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय क्या कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में क्या किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है, और उनके आने वाले क्रम के बिना क्या हो गए, अद्वितीय हो गए, मतलब उनके क्रम परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे उदाहरण नंबर 5 है, संख्या है 4 की घात n पर विचार कीजिए, जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि n का ऐसा कोई मान है जिसके लिए 4n अंक शून्य पर समाप्त हो। कहने का मतलब यह है कि n के किस मान के लिए 4n, n के किस मान के लिए 4n का मान शून्य पर समाप्त हो। तो हम जानते हैं कि प्राकृत संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या है, पहले लेक्चर में आपने देखा होगा कि प्राकृत संख्या क्या होती है, वे संख्या है जिनसे वस्तुओं को गिना जा सकता है, या वस्तुओं को गिनने की संख्या है, या कह सकते हैं हम गिनती की संख्या है। 1 से लेकर अनंत तक की संख्या क्या कहलाती है, 1 से लेकर अनंत तक की संख्या क्या कहलाती है, प्राकृत संख्या है। तो ये कह रहा है कि n क्या है, एक प्राकृत संख्या है। तो 4n की जगह हम मान रखें, जैसे हम देखते हैं कि n क्या है, प्राकृत संख्या, तो n की जगह हम क्या रख ले, 1, तो क्या प्राप्त होता है, 4। ऐसे कर n की जगह क्या मान रख ले, 2, तो क्या प्राप्त होता है, 16। ठीक इसी तरह से हम मान रखते जाएंगे। तो हम देखते हैं कि n की घात हम क्या रखते हैं, प्राकृत संख्या रखते हैं, तो हमें क्या वैल्यू प्राप्त होती है, 4, 16। पर ये हमसे पूछ रहा है कि n की कौन सी घात के लिए कि इसके जो इकाई का अंक है वो क्या हो, शून्य हो, या हम कह सकते हैं इसके इकाई का अंक क्या हो, इकाई का अंक शून्य हो, इकाई का अंक क्या हो, शून्य हो। तो देखो हम देखते हैं कि क्या होता है, 10 के अभाज्य गुणनखंड करें तो हम क्या लिखेंगे, 2 × 5। ऐसे कैसे हम 20 के अभाज्य गुणनखंड करें तो हम क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 5। ठीक ऐसे हम 30 के अभाज्य गुणन करें तो क्या लिखेंगे हम, 2 × 5 × 3। ठीक इसी प्रकार हम 40 के अभाज्य गुणन करें तो हम क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 2 × 5। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। ठीक ऐसे प्रकार हम भाज्य गुणन करते जाएंगे। तो हम देखते हैं कि 2 × 5, 2 × 5 अभाज्य गुणनखंड सब में क्या है, कॉमन है। 2 × 5 अभाज्य गुणनखंड सब में कॉमन है। 2 × 5 अभाज्य गुणनखंड क्या है, सब में कॉमन है। तो हम ये कह सकते हैं, यदि किसी संख्या की अभाज्य गुणनखंड, यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 व 5 अनिवार्य रूप
से उपस्थित है तो वह संख्या शून्य पर समाप्त होगी, शून्य पर समाप्त होगी, शून्य पर समाप्त होगी, शून्य पर समाप्त होगी। जैसे हम बात करते हैं 4 की घात n, 4 की घात n को हम लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, 4 के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, 2 इंटू 2 की घात क्या हो जाएगी n, 2 की घात n इंटू 2 की घात n। अब हम देखते हैं कि यहाँ 2 तो उपस्थित है पर 5 उपस्थित नहीं है, यहाँ 2 तो उपस्थित है पर 5 उपस्थित नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि 4 की घात n, 4 की घात n, 4 की घात n के अभाज्य गुणनखंडों, 4 की घात m के अभाज्य गुणनखंडों में 2 तो उपस्थित है, 2 तो उपस्थित है, किंतु 5 उपस्थित नहीं है, किंतु 5 उपस्थित नहीं है। अतः 4 की घात n के किसी मान के लिए शून्य पर समाप्त नहीं होगी, शून्य पर समाप्त नहीं होगी। जैसे हम बात करते हैं, इसकी जगह अगर ये लिख देता मैं 10 की घात n, क्या लिख देता, 10 की घात है, 10 के अभाज्य गुणनखंड करें तो हम क्या लिखेंगे, 2 की घात 2 इंटू 5 की घात क्या हो जाएगा n, तो 2 की घात n इंटू 5 की घात n। अब हम देखेंगे कि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है, तो उस संख्या का वर्ग, उस संख्या की घात क्या, पर उस संख्या की घात n का मान किस पर समाप्त होगा, शून्य पर समाप्त। जैसे हम देखते हैं कि n बराबर क्या रखे, हम 1 रखे, तो क्या प्राप्त होगा 10, शून्य पर समाप्त हो रहा है। इस प्रकार हम n 10 की घात क्या रखे 3, तो हम देखेंगे क्या आ जाएगा 1000, जो भी किस पर समाप्त हो रहा है, शून्य पर। ठीक इसी प्रकार हम बात करें तो 20, क्या बात करें 20 के अभाज्य गुणनखंड लिखे तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5। हम देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड में 2 भी उपस्थित और 5 भी उपस्थित है, तो n के मान के लिए जैसे हम करते हैं 20 की घात 1 कितने पे, 20 पे समाप्त हो रहा है, मतलब ये शून्य पर समाप्त हो रहा है। इसी प्रकार हम लिखते हैं 20 की घात 2, तो क्या होता है 400, जो भी किस पर समाप्त हो रहा है, शून्य पर। तो कंडीशन क्या है, यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2, यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 व 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित है, तो वह संख्या किस पर समाप्त होगी, शून्य पर समाप्त। जैसे हमने देखा 10 के अभाज्य गुणनखंड होते हैं 2 और 5, तो n के प्रत्येक मान के लिए ये किस पर समाप्त हो रही है, शून्य पर समाप्त हो रही है। n के प्रत्येक मान के लिए किस पर समाप्त हो रही है, शून्य पर समाप्त हो रही है। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 की घात n, 4 के अभाज्य गुणनखंड करें तो हमें क्या प्राप्त होता है, 2 इंटू 2। तो 4n के अभाज्य गुणनखंड में हमें 2 तो उपस्थित है पर 5 उपस्थित नहीं है, तो ये 0 पर समाप्त नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदाहरण संख्या 6 व 20 के क्या ज्ञात करने, HCF व LCM। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 और 20 की क्या कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड प्राप्त कर लेंगे। 2 3 और 3 1, 20 का हो जाएगा 2 10 2 और फिर 5, तो क्या बच जाएगा हमारे पास 1। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया हमारे पास, 2 इंटू 3 की घात 1, 2 की घात 1 और 3 की घात 1, और 20 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया हमारे पास, 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 1। अब हमें इनका क्या ज्ञात करना है, HCF और LCM। जब हम HCF ज्ञात करते हैं तो दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में कॉमन, तो हम देखते हैं कि इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, और जो कॉमन आ रहा है उसकी कौन सी घात लेनी है, न्यूनतम घात। तो 2 की न्यूनतम घात क्या हो जाएगी 1, तो इसका HCF क्या हो जाएगा 2, HCF क्या हो जाएगा 2। सिमिलरली हम किसकी बात करें, LCM। जब हम LCM की बात करते हैं तो हम दोनों संख्याओं की अभाज्य गुणनखंड को एक एक बार लिख देते हैं। जैसे 2 6 में भी है और 2 की घात 2 किस में है, 20 में भी है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, सिर्फ 2। ठीक, फिर हमारे पास क्या बचा 3, फिर इसके बाद क्या बचा हमारे पास 5। अब हमें क्या करना है,
अब हम इन दोनों संख्याओं में क्या देखेंगे कि जो अभाज्य गुणनखंड है इनकी सबसे बड़ी घात, तो हम देखते हैं कि 2 की सबसे बड़ी घात क्या है 2, 3 की सबसे बड़ी घात क्या है 1, 5 की सबसे बड़ी घात क्या है 1। तो इनका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 60। इनका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा 60।